नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का शंखनाद शनिवार को जौनपुर के मल्हनी विधानसभा में पहुंचकर किया है। कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू होते हुए उन्होंने बूथ अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपनी रणनीति से रूबरू करवाया और कार्यकर्ताओं से अपनी सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रवाद के बल पर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हुए इस सीट से जीत दिलाने की हुंकार भरी है। गौरतलब है कि जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट बीते 2 दशक से पार्टी का कमल यहां पर नहीं खिल पाया है, इसलिए इस पर इस बार सीएम ने खुद कमान संभाली है। यह सीट हमेशा से सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के बीच की जंग में रही है। इसमें हमेशा पारसनाथ यादव हावी रहे हैं। उनके निधन के बाद इस सीट पर जहां धनंजय सिंह अपनी साख को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो फिर वहीं भाजपा अब इस सीट को अपने कब्जे में करने की फिराक में जुट गई। वहीं देवरिया जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया पहुंचे, जहां पर सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। प्रियंका गांधी पर बातों ही बातों में निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विपक्षी बसों के नंबर की जगह स्कूटर का नंबर देकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे और मजदूर और कामगारों को सहयोग देने की बात कर रहे थे। सीएम ने यह भी कहा कि कृषि बिल से उन विपक्षी दलों को काफी परेशानी है जो लोग किसान हित नहीं चाहते। इस बिल से किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी में बेच सकता है और फिर विपक्ष केवल इसको भ्रमित करने में लगा है। राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग किसानों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। जिन्हें गन्ने के बारे में नहीं मालूम है वो कहते हैं कि गन्ने का पेड़ हटाकर दूसरी जगह लगा देंगे। शामली में निर्माणाधीन जिला अस्पताल का जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे और उनके आगमन से पहले यूपी के गन्ना कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने शामली पहुंचकर निर्माणाधीन जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम जगजीत कौर के साथ सीएमओ वर्तमान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल की सुविधाओं को लेकर के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से बातचीत की। उन्होंने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, आईसीयू, ऑक्सीजन वार्ड के बारे में भी जाना और इस दौरान उन्होंने संबंधित को निर्देश भी दिया कि एक हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कमी ना रहे। जल्द ही यूपी के सीएम इसका शुभारंभ करने के लिए शामली आ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारी जिलाधिकारी ने, हमारे सीएमओ ने वॉकिंग इंटरव्यू किए हैं। कुछ डॉक्टर्स की तैनाती हुई है, उसमें आयुर्वेदा, एमबीबीएस, बीडीएस तमाम प्रकार के डॉक्टर रखे गए हैं और मैं कह सकता हूं पूरी तरह जो चिकित्सा पैमाना है उस पर अभी हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एक बार फिर से मुखर होकर ड्रग माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की है। गोरखपुर पहुंचे रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी मुलाकात की और वहीं जान से मारने की धमकी और ड्रग के मामले में कई बड़े नाम आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक जान है पीछे नहीं हटूंगा, लड़ता रहूंगा। रवि किशन ने कहा कि उन्होंने संसद में पाकिस्तान से भारत आ रहे ड्रग्स के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा नौजवानों के भविष्य खराब होने के साथ साथ बॉलीवुड में ड्रग्स के जाल को प्रमुखता से उठाकर इसको खत्म करने के लिए आवाज को बुलंद किया है। जब मैंने ड्रग्स की बात की तो गोरखनाथ बाबा हैं सबसे ताकतवर, जिनको कहते हैं गोरखनाथ बाबा। मैं शिव का भक्त हूँ और शिव अवतारी इनके सामने, मंदिर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जरा भी नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने यही सोचा था इस वक्त मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि मेरे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे देश के बच्चों को खोखला करने की जो साजिश है पड़ोसी मुल्क की है, मेरे देश के या मेरे फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे या मेरे जो साथी कलाकार हैं उनके बच्चे, हम वो सारे बच्चों का भविष्य सोच के 65% बच्चे हमारे देश में। और मैंने वो बात पार्लियामेंट में 0 आवर में उठाई। हमने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्रग माफिया है, इसमें पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कई हज़ार करोड़ का बिजनेस है। पाकिस्तान के रास्ते से ये ड्रग्स लाई जाती बड़ी बड़ी खेत, इसके साथ ये आंतरिक सुरक्षा भी देश की हमेशा खतरे में रहती है। जब मैंने वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने कानपुर का दौरा किया और कानपुर में डेथ रेट कम होने पर अपनी खुशी को जाहिर की। कोविड के मरीजों के बारे में भी जानकारी ली, डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। मेडिकल स्टाफ के साथ कैंप करके तैयारियों का जायजा लिया गया।
ताकि आप अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे शहरों में और ऐसे ज़िलों में जहां 100 से ज़्यादा प्रतिदिन केस आ रहे हैं, नोडल अधिकारी और सीनियर लेवल पे और उनके साथ एक विशेष सचिव लेवल का अधिकारी और 2 डॉक्टर्स, एक चिकित्सा शिक्षा से, एक स्पेशलिस्ट, हमारे साथ एनेस्थेटिस्ट आए हैं डॉक्टर तापस एसजीपीजीआई के विशेषज्ञ और डॉक्टर पांडे जो मेडिकल हेल्थ के हैं। तो 2 दिन हम लोग कैंप करेंगे यहाँ पे, मैं 2 दिन कैंप करूँगा, ये लोग और ज़्यादा समय रुकेंगे एंड वी विल टेक अ राउंड ऑफ ऑल फैसिलिटीज़ कि कोविड रिलेटेड हमारी जो तैयारियां हैं कैसी चल रही हैं, क्या उसमें और सुधार की गुंजाइश है और क्या और बेटर किया जा सकता है। इसी क्रम में सबसे पहला हमारा विजिट अभी मेडिकल कॉलेज में हुआ है। वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी विधायक हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनपद के लोगों का जब अयोध्या जाना बहुत आसान होगा। 41 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से डुमरियागंज से चंद्रदीप घाट तक 65 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इस मार्ग के बनने से अयोध्या की दूरी कम होगी। मुख्यमंत्री ने इसको स्वीकृति दे दी है और शीघ्र ही विभाग के द्वारा इसका टेंडर करवाया जाएगा। विधायक ने यह भी कहा कि बिहार में नीतीश के साथ पहले से अधिक बहुमत से भाजपा के समर्थन में सरकार बनेगी। यूपी के उपचुनाव में भी भाजपा की सभी 8 सीटों पर जीत होगी। इकतालीस करोड़ कुछ लाख की लागत से माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के आशीर्वाद से वह सड़क स्वीकृत हुई है। उसका जीओ भी जारी हो गया है। अब विभागीय जो प्रक्रिया टेंडर वगैरह की होती है, 2-4 महीने में वो काम प्रारंभ हो जाएगा और अयोध्या की दूरी भगवान राम का दर्शन करने के लिए हम 65 किलोमीटर में ही भगवान राम की नगरी का यहाँ से दर्शन करेंगे। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है और मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर करके श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त करवाने की गुहार लगाई है। इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है। इस पर मुगल काल में कब्जा करके इसको शाही ईदगाह बनाया गया। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अब मांग की गई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु संत मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के चर्चा की थी। इसमें साधु संतों ने काशी मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशिश की है। अब धार्मिक पूजन स्थल अधिनियम 1991 में इस मामले में आड़े आ रहा है। इस एक्ट के जरिए विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। तो वहीं इस मामले में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पहला दावा मथुरा की कोर्ट में दायर किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। वहीं सीएम योगी ने शुक्रवार को कानपुर में गंगा के किनारे गंगा रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान किया है। इससे कानपुर के लोगों में काफी उत्साह है। सीएम ने कानपुर गंगा बैराज से जाजमऊ तक गंगा के किनारे रिवर फ्रंट बनाने के आदेश दिए हैं। अब गंगा रिवर फ्रंट बनने से शहर की सुंदरता और स्वच्छता दोनों में परिवर्तन होगा। हमारे संवाददाता ने शहर वासियों से इस ऐलान पर उनकी प्रतिक्रिया को पूछा तो सबके चेहरे पर खुशी नजर आई है। माँ गंगा और ये कानपुर शहर जो कि गंगा जी के किनारे बसा हुआ है और गंगा जी को साफ करने का, स्वच्छ करने का, गंगा जी का जल निर्मल व अविरल बनाने की ओर गंगा जी के घाटों का जो सुंदरीकरण है, ये बहुत अच्छा प्रशंसनीय कदम है। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और गंगा जी के जो घाट हैं, इनके सुंदरीकरण से जो कानपुर शहर अपनी धीरे धीरे पहचान खोता चला जा रहा है, इनके सुंदरीकरण से ये आकर्षण का केंद्र बनेंगे, पर्यटक का केंद्र बनेंगे, जिससे शहर की जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। मेरा ये कहना है कि जब से प्रधानमंत्री जी अटल घाट का उद्घाटन किया है गंगा जी के लिए, तब से गंगा जी में काफ़ी शुद्धता आई है। और योगी जी और मोदी जी का जो प्रयास चल रहा है, वो अकेले उनके प्रयास से कुछ नहीं हो सकता है। जब तक हम नागरिक मिलकर कुछ नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पर्यटक बढ़ाने के लिए गंगा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। गंगा साफ़ होगी तो पर्यटक बढ़ेगा, इससे देश का विकास होएगा
और जो घाट के साथ बगल में रहते हैं पब्लिक, इनको भी मिलकर घाट की सफाई करनी पड़ेगी। वहीं कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे की अगुवाई में शहर के चमनगंज इलाके में स्थित अवैध चट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर नगर निगम की टीम ने क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की टीम के ऊपर पथराव किया है। पथराव में कैटल कैचिंग दस्ते की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना की सूचना पर नगर आयुक्त, एडीएम सिटी, एसपी की अगुवाई में भारी फोर्स को भी बुलाना पड़ा है। इसके बाद मामला शांत हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक अपनी टीम के साथ अवैध चट्टे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे ही थे। जैसे ही भैंस चट्टे के बाहर निकाली गई, मौके पर बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करने लगे और फिर देखते ही देखते यहां पर पथराव शुरू हो गया। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। तो अपराध से अर्जित की गई संपत्ति पर पूरे प्रदेश में लगातार कार्रवाई की जा रही है और शनिवार को लखीमपुर खीरी में शातिर अपराधी चांद मियां पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस दौरान 2 लाख रुपए की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आरोपी पर करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बता दें कि सीएम योगी के आदेश के बाद बदमाशों पर पूरे प्रदेश में लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी है। वहीं शामली के कराना में लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने किसानों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। किसान की जमीन का दाखिल खारिज कराने के एवज में सर्वे लेखपाल के द्वारा 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने सर्वे लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई के बाद तहसील में मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मचा। एंटी करप्शन की टीम सर्वे लेखपाल को गिरफ्तार करके कोतवाली पहुंच गई और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की। वहीं बागपत की बड़ौद तहसील में कृषि विधेयक के विरोध में रालोद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और फिर सैकड़ों की संख्या में रालोद कार्यकर्ताओं ने इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। रालोद कार्यकर्ता किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर तहसील पहुंचे। हाथों में गन्ना लिए हुए किसानों ने सरकार के द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयक को किसान विरोधी बताते हुए इसको तुरंत वापस लेने की मांग की। रालोद कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि सरकार ने तानाशाही तरीके से इन कृषि विधेयकों को पारित किया है, जिसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब रालोद सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो फिर जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद में किसान जमीन के मुआवजे को लेकर के कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस धरने को समर्थन देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। उनकी जमीन अधिग्रहण करने वाले मामले में पूंजीपतियों को अधिकारी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। संजय सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से जल्दबाजी में बिहार चुनावों की तिथि को घोषित किया गया वो बीजेपी की एक साजिश है। एक तरफ देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। देश में 1 लाख आंकड़े प्रतिदिन आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत प्रतिदिन हो रही है। बीजेपी बिहार चुनाव करवा रही है और अगर यही चुनाव 6 महीने के बाद होते तो ज्यादा अच्छा होता। ये किसान संघर्ष समिति की ओर से जो आंदोलन चल रहा है उसको आम आदमी पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है और अभी कल जो आंदोलन हुआ था किसानों का कृषि बिल के खिलाफ, उसमें भी हम लोगों ने जहां जहां किसानों का आंदोलन हुआ उसमें हिस्सेदारी ली। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही खसरा और मुआवजा अलग अलग, ये कैसे संभव है? एक किसान को 1100 रुपये मीटर, एक किसान को 14,000 रुपये मीटर, एक किसान को 28,000 रुपये मीटर और खसरा जमीन एक ही। तो ये तो सीधे सीधे एक अन्यायपूर्ण फैसला है सरकार का और मुआवजा जो नीति है उसमें भारी गड़बड़ी है और मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल है। किसानों की जमीनों को अधिग्रहित करो, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दो, वेब सिटी बनाने के नाम पे और तमाम योजनाओं के नाम पे उनसे पैसे कमाओ और जो पैसा उनसे भ्रष्टाचार और बेईमानी करके कमाओ वो अपनी जेब में रखो, किसानों को ना दो। वहीं लखनऊ में अयोध्या रोड पर एलडीए की 100 करोड़ से अधिक की जमीन को कब्जा कर लिया गया है। यहां पर बने 4 पार्क को 20 सालों में धीरे धीरे ध्वस्त करके ये अवैध कब्जे किए गए हैं, लेकिन एलडीए के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। ऐसा कोई पार्क वहां पर मौजूद नहीं था, ये अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अवैध कब्जा एलडीए के द्वारा 1988 में बनाए गए कैलाश कुंज व्यापारिक भवन के ठीक सामने हुआ है।
अब एलडीए के द्वारा 1988 में बनाए गए कॉम्प्लेक्स में पेंशन का निदेशालय भी मौजूद है। दिन भर अधिकारी की आवाजाही होती है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया है। अब दिलचस्प यह है कि जमीन को एलडीए अब कितनी जल्दी कब्जा मुक्त करवा पाता है, ये देखना होगा। वहीं लखनऊ में डीएम ने गाइडलाइन को जारी किया है और इसमें शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स और बाजारों के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड बचाव के लिए ये विस्तृत गाइडलाइन को जारी किया गया, जिसमें बिना मास्क के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लिफ्ट में प्रवेश से पहले आपकी थर्मल स्कैनिंग होगी। बिना मास्क के आने वाले व्यक्तियों को मास्क दिया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर बनाए जाएंगे निशान और अनलॉक 4 की गाइडलाइन का सख्ती से यहां पर पालन करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी बोर्ड में टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्रों के घर तक पक्की सड़क बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी गाजीपुर के भांवरकोल थाना इलाके के सियाड़ी गांव के रहने वाली टॉपर अनन्या राय के गांव की सड़क अधर में लटकी है। दरअसल अनन्या राय 2018 की यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया। अनन्या राय के गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली प्रक्रिया पिछले 2 सालों से अधर में लटकी हुई है, जबकि इस मामले में अनन्या के घर वालों और ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन को इसकी शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद भी सड़क निर्माण अभी तक अधूरा है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र कुमार ने 21 सितंबर को एसडीएम मोहम्मदाबाद को एक पत्र भी लिख रखा है। वहीं मऊ जिले के इंदारा रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब साइकिल सवार अज्ञात शख्स रेलवे ट्रैक को साइकिल से क्रॉस कर रहा था कि ट्रैक को क्रॉस करता हुआ शख्स लिच्छवी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। अब ट्रेन की चपेट में आने से शख्स इंजन में ही फंस गया। अब गंभीर रूप से घायल शख्स को इलाज के लिए 108 की एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। तो बुलंदशहर में भारत की बहू बनी पाकिस्तान की बेटी को 32 साल की जद्दोजहद के बाद भाजपा सरकार ने भारतीय नागरिकता दी है। निकाह के बाद पिछले 32 साल से फाखरा नौरीन एलटीवी पर बुलंदशहर में रह रही थी। भारतीय नागरिकता मिलने पर सरकार का शुक्रिया अदा कर रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के झेलम के रहने वाली फाखरा नौरीन का 19 दिसंबर 1988 को बुलंदशहर के रहने वाले नसीम से निकाह हुआ और निकाह के बाद फाखरा लगातार एलटीवी पर हिंदुस्तान में रह रही थी और फिर बराबर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भी थी। लेकिन फाखरा की माने तो 50 साल की उम्र में जाकर अब उनको 32 साल के बाद भारत की नागरिकता मिली है। भारत की नागरिकता मिलने के बाद अब इस परिवार में खुशी का माहौल है। मैं 19 दिसंबर 88 में आई थी और उसके बाद मेरी शादी हुई। फिर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई हमें। पहले तो एलटीवी लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई। 3-4 साल बाद मुझे एलटीवी मिला। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि वो फाइलें ही गुम हो गई। फिर फाइलें ढूंढवाने के लिए हमें फिर वापस जाना पड़ा। फिर वहाँ से वीज़ा लेके फिर आए। फिर फाइलें मिली। फिर दोबारा से शुरू हुई फाइलें। फिर उन्होंने, लेकिन मैं जब से मुसलसल रह रही हूँ, सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए ही जाती हूँ, वो भी 3 या 4 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे जाती हूँ। अब मुझे मिली है। ये 5 साल पहले इन्होंने मेरी नेशनलिटी अप्लाई हुई थी, अब मुझे मिली है। सरकार तो जाहिर बात है, सरकार का काम है तो अच्छा ही हुआ है। तो कोरोना काल में चौपट हो चुके व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मंडी के अंदर काम करने वाले लाइसेंसी व्यापारियों पर 2.5% मंडी शुल्क की व्यवस्था लागू की गई है। कानपुर में मंडी शुल्क लागू होने से व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नवीन गल्ला मंडी व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को कानपुर मंडल आयुक्त डॉक्टर राजशेखर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। 27 सितंबर को अब गल्ला मंडी के पदाधिकारी मंडी शुल्क पर चर्चा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। गल्ले की मंडी के अंदर आंदोलन का आज 6ठा दिन है। 6 दिन से हमारी वहाँ की बाज़ारें बंद हैं और पूरे प्रदेश की बाज़ारें बंद हैं।
हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिस प्रकार से बाहर के लिए 2.5% अगर नहीं लग रहा है तो मंडी के अंदर भी 2.5% का टैक्स नहीं लगना चाहिए। कल हमारे प्रदेश के सभी गल्ला व्यापारी कानपुर में इकट्ठा हो रहा है। अब आगे के आंदोलन की तैयारी होगी। 6 दिन हमारा ये बंद रहा है। उसी क्रम में हमने आज एक राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन माननीय कमिश्नर साहब को देने के लिए आए हुए हैं। वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में प्रदेश के बिजली कर्मचारी अभियंता आगामी 29 सितंबर से कार्य बहिष्कार करेंगे। कानपुर में भी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इस निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध किया है। कर्मचारी और अभियंता 28 सितंबर को मशाल जुलूस निकालते हुए 29 सितंबर से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किसी भी प्रकार से जनता के हित में नहीं है, केवल निजी कंपनियों के मुनाफे के लिए इसको किया जा रहा है और हमारी ये मांग है कि इस निजीकरण के प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, नहीं तो 5 अक्टूबर से बिजली कर्मी पूरे दिन कार्य का बहिष्कार करेंगे। तो मटुकनाथ और जूली की प्रेम कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी और एक ऐसा ही मामला अब सामने आया है राजधानी लखनऊ से, जहां पर एक बड़े कॉलेज के एचओडी आशिक मिजाज हैं। उनकी आशिकी का पता उनके व्हाट्सएप चैट के वायरल होने से चला है। व्हाट्सएप चैट से साफ हुआ है कि एचओडी अपने पोस्ट और पैसे के दम पर छात्राओं से दोस्ती करते हैं, फिर उनके साथ बातें करते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इनकी आशिक मिजाजी सालों पुरानी है और ये बात और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा कह रहा है। बेटे की माने तो इस तरह की परंपरा को किसी भी सूरत में सही नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि इसको रोकना चाहिए और इसके लिए कार्रवाई भी जरूरी है। वहीं बदायूं जिले के सदर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान कादरी गेट के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 लोगों के पास से 1 किलो अफीम, 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एसपी सिटी प्रवीण सिंह चौहान ने बताया है कि पकड़े गए सभी संदिग्ध लोग अफीम की तस्करी करने जा रहे थे, तभी सदर कोतवाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने 15,000 का इनाम देने की घोषणा भी की है और गिरफ्तार लोगों को मुकदमा दर्ज करके अब जेल भेज दिया गया है। वहीं मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर गैंग में 3 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो कि ऑटो रिक्शा या फिर किसी अन्य यात्री भरे वाहन में बैठकर उस वाहन में बैठी महिला यात्री का सामान चोरी करती थी। पुलिस को काफी दिनों से ऐसी घटनाओं की सूचना मिल रही थी। बीते दिनों इन शातिर महिला चोर गैंग ने एक महिला यात्री को निशाना भी बनाया था। पुलिस ने इस घटना के कुछ घंटे के बाद ही इन तीनों महिला चोरों को गिरफ्तार करके इनसे सभी सामान को बरामद कर लिया है। वहीं झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस और हार्वेस्टर की जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर के बाद हार्वेस्टर और बस दोनों पलट गए। इसमें बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंची पुलिस ने घायलों को निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक भदोही से सवारियों को लेकर लग्जरी बस झांसी होते हुए सूरत की ओर जा रही थी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।